सो लीडिंग एक्टिविटीज जो है उसमें हमारे पास डिसाइडिंग है, कम्युनिकेटिंग है। लीडिंग एक्टिविटीज में हमारे पास 5 लीडिंग एक्टिविटीज हैं जो कि डिसाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, सिलेक्टिंग पीपल और डेवलपिंग पीपल। सही है, ये 5 एक्टिविटीज होती हैं जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, किस तरह हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ या अपने व्यूज़ किसी से ले सकें और फिर इंफॉर्मेशन शेयर करके हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकें ताकि हमारा टास्क ईजिली अचीव हो जाए। उसके बाद आपने पढ़ा था लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप स्टाइल हम किस चीज़ को कहते हैं। लीडरशिप स्टाइल बेसिकली हमें बताता है कि आप किस तरह एक टीम को मैनेज कर रहे हैं और लीडरशिप आपको बताएगा कि आप में कितना पावर और कितनी अथॉरिटी है कि आप सर्टेन ग्रुप को आप लीड कर सकें। उसके बाद डिसाइडिंग था जिसमें हमने बताना था कि किस तरह हम अपने कंक्लूजन्स तक या जजमेंट्स तक पहुंचेंगे। उसके बाद जो भी आपने डिसाइड किया है यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो अपना डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही हो। 2 तरह के टाइप्स ऑफ डिसीजंस थे, एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन था और दूसरा रीजन डिसीजन था। स्पॉन्टेनियस डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि जो क्विक डिसीजन होता है, जो हम बगैर सोचे समझे या गट इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है, जो हमें गट फीलिंग आ गई, हमने बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया, उसे हम स्पॉन्टेनियस डिसीजन कहते हैं। और रीजन डिसीजन वो होता है जो प्रीवियस स्ट्रेटजीज पे या फिर किसी लॉजिकल एनालिसिस पे बेस्ड हो। उसमें हम अपने पूरे रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करते हैं, लोगों से आइडियाज़ या व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, जो भी मिनिमाइज़ करते हैं कितने भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स हों। ठीक है, कितनी भी अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर इस तरह का कोई एरर इसमें प्रोड्यूस हो सकता है तो आप उसे फिर मिनिमाइज़ करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। तो रीज़न डिसीजंस होते हैं जब आप सोच समझ के स्ट्रेटजीज को फॉलो करके एनालिसिस करके उसके बाद कोई स्टेप लें, तो उसे हम कहते हैं रीजन डिसीजन। अब डिसीजन मेकिंग क्यों डिफिकल्ट है, डिसीजन मेकिंग में हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले आपके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आपने उनको पहले आइडेंटिफाई करना है। जब आपको पता चल जाए आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपने उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स मिल गए आपको, 2 या 3 या 4 जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, देन यू हैव टू चूज अमंग दोज ऑल्टरनेटिव्स। और उसके बाद आपने जो भी आपने डिसाइड किया है, कोई भी आपने ऑप्शन ले लिया है, उसके बाद आपने उसको एवेल्युएट करना है अपने प्लान को। ठीक है, उसके बाद आपने इन दी एंड कम्युनिकेट करना है अपने डिसीजन के बारे में और एक्शन लेना है। ये चीज़ें होती हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। आई गेस आपको आवाज़ अब सही आ रही होगी। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं आप, तो आपको करना ये होता है कि पहले इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद आपको ऑल्टरनेटिव्स में से चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद जब आपने ऑल्टरनेटिव कोई चूज़ कर लिया, आपने उसका बेस्ट सोल्यूशन देखना होता है कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डिटेल्स वगैरह चाहिए उस सिचुएशन के बारे में, उस प्लान के बारे में। उसके बाद अपना एंड में आपने एवेल्युएट करना है अपना प्लान और फिर आपने कम्युनिकेट करना है अपने डिसीजन के बारे में को, और उसके बाद एंड में आपने एक्शन लेना है। तो ये चीज़ें हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड और उसके पॉइंट्स हो गए। क्राइटेरिया क्या है गुड डिसीजन की? क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी डिसीजन लेना है, ठीक है, उसकी क्राइटेरिया सबसे पहले है कि आप प्रॉब्लम को नोट करें। यू हैव टू विच क्रिएटेड द नोटेड प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को नोट करना है। वही उसी तरह आपने रिसोर्सेज वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, फिर आप लोगों से एक्सचेंज करें आइडियाज, जो व्यूज़ हैं आपके। एंड दीज आर सम गाइडलाइंस फॉर द गुड डिसीजन मेकिंग। अच्छा डिसीजन आप किस तरह ले सकते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं।
सबसे पहले एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आप आइडेंटिफाई करें अपना गोल, मकसद क्या है आपका, करना क्या चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज को देखें, पहले अगर किसी ने उस पर काम किया है तो कौन सी स्ट्रेटजीज के थ्रू काम किया है। अगर कोई न्यू स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के से थ्रू आप किसी मैनेजर्स के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करें। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, डिफरेंट ऑप्शंस अपने पास रखें। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने आ रही हैं उसको देखें, अपना डिसीजन लें और एंड में अपना रिजल्ट या एवेल्यूएट करें अपने डिसीजन को। और आपने टाइमली अपना डिसीजन लेना है, डेडलाइन से पहले। अगर आप डेडलाइन से पहले अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ पुअर साइन ऑफ लीडरशिप, मतलब आप डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल पुअर हैं, आप टाइम से पहले अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये कुछ डिसीजंस हैं जो स्टाफ लेते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं जो भी आपके असाइन टास्क होते हैं। उसके बाद आपको आपका जो ऑपरेशन या प्रोसेस काम जो मतलब चल रहा है उनके ऑप्शंस को इम्प्रूव करते हैं। सोशल इवेंट्स मतलब जो भी गैदरिंग्स वगैरह होती हैं या पार्टीज वगैरह होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ये कुछ डिसीजंस हैं बाय मैनेजर एंड स्टाफ। डिफरेंट टास्क उनको दिए जाते हैं, जैसे बजट एलोकेशन हमें बताता है मैनेजर किस तरह किस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है। उसके बाद आपको पूरे असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, आपको बिजनेस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के बारे में बताते हैं, पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताया जाता है। और उसके बाद टीम मेंबरशिप में आप काम करते हैं, टीम मेंबरशिप में आपके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, आपको वर्कलोड बैलेंस के बारे में आपको पता चलता है कि कितना आपका वर्कलोड है, पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्टाफ होते हैं उनसे आपकी इंटरेक्शन होती है, जिससे आप अपने व्यूज़ या आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स को अरेंज करना, उनकी ट्रेनिंग्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स करवाना। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ डिसीजन मेकिंग के टाइप्स होते हैं, जिसमें रैशनल था, कैपनर था, डिसीजन अदर डिसीजन मेकिंग टूल्स हैं, गट एंड स्टिक है और डिसीजन मेकिंग टीम्स है। रैशनल के बारे में मैंने आपको बताया था। रैशनल में भी वही है कि आपने असेस करना है जो प्रॉब्लम अकर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने कलेक्ट फैक्ट्स करने हैं कि कौन कहाँ पर किस तरह कैसे और कौन सी डायरेक्शंस के थ्रू कौन सी नॉलेज के थ्रू जो प्रॉब्लम अकर हो रहा है। उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है जो भी आपका रियल प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी परफॉर्मेंसेस के थ्रू या किसी भी मैट्रिक्स वगैरह के थ्रू आपने इसको डिफाइन करना है। आपने फिर फोर्थ स्टेप में आपने डेवलप करने हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो भी आपको सॉल्यूशन उसमें से नजर आ रहा है या आपने ऑल्टरनेटिव में से कोई भी आपने सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है, आपने उसको चूज करना है। और उसके बाद आपने उसके बाद क्या करना है, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। जब आपने सोच लिया कि आपका ये बेस्ट डिसीजन है, सिलेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बाद आपने एंड में सेट करना है कि किस तरह आपका एक्शन जो है आप लेंगे, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को। डिफरेंट रिसोर्सेज आप यूज करके अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैपनॉर में हम क्या करते हैं, कैपनॉर में बेसिकली हम एक क्राइटेरिया जनरेट करते हैं। क्राइटेरिया का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो डिसीजन लिया है या जो आपने उस डिसीजन का सोल्यूशन निकाला है उसकी उसकी रेटिंग क्या है। फ्रॉम 1 to 10 आप उस सफिशिएंसी क्राइटेरिया जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना होता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। द मेथड फोर्सेस डिसीजन मेकर्स टू एक्सटर्नलाइज ऑल नेसेसरी क्राइटेरिया एंड टू असाइन वेट फैक्टर्स टू ऑल सफिशिएंसी क्राइटेरिया बिफोर मेकिंग डिसीजन। डिसीजन से पहले आपने एक क्राइटेरिया बताना होता है, ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब है आपने 1 to 10 एक रेटिंग आपने रख ली कि आपका अगर इस तरह का रिजल्ट जनरेट होगा, अगर ये गुड है या एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो आपने उसकी रेटिंग रखनी है कि अगर 1 to 10 में से 1 to 3 है या 3 to 4 है। डिफरेंट टाइप्स की आप रेटिंग रख सकते हैं। डिफाइन डिसीजन क्राइटेरिया, उसमें आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आपने उसका रैंक ऑर्डर रखना है, ठीक है, 1 to 10 में से। फिर एवेल्यूएट करने हैं सारे ऑप्शंस, जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं आपने उन सबको एवेल्यूएट करना है। उसके बाद स्कोरिंग करनी है कि 1 to 10 के बीच में ये कहाँ पर स्टैंड करता है।
आइदर ये एवरेज है या बिलो एवरेज है या एक्सीलेंट है या गुड है, इसकी रेटिंग क्या है। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट निकला है आपको उसको कंप्यूट करना है किसी भी वेटेड स्कोर से, और एंड में आपका जो भी बेस्ट सोल्यूशन होता है, एंड का ऑप्शन जिसका हाईएस्ट वेट होगा वो आपका बेस्ट सोल्यूशन होगा। These are some other decision support tools. ये वही है, मैंने आपको जो स्पॉन्टेनियस और ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था, जिसमें आपको एक डिसीजन लेते हैं, और ब्रेन एक्टिविटीज़ में आप दो तरह के हैं जिसमें आप जो सोच समझ के अपनी जो है स्ट्रेटजीज वगैरह को फॉलो करके डिसीजन लेते हैं। गट इंस्टिंक्ट में आप क्या करते हैं कि आप जो गट इंस्टिंक्ट भी आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप गट डिसीजन में भी आप जल्दी से बगैर कुछ सोचे समझे अपना जो डिसीजन लेते हैं उसे हम गट फीलिंग या फिर गट इंस्टिंक्ट कहते हैं। उसमें बट डिफरेंट तरह के हमारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। दीज आर सम डिसीजन मेकिंग इन टीम्स। डिसीजन मेकिंग जब हम टीम में करते हैं तो बहुत सारे फायदे उसके ये हैं कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपके जो स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपकी डिस्कशन के थ्रू आते हैं उसमें आप एक दूसरे को मोटिवेट करके या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपका बढ़ता है, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप उस पर डिबेट इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग टीम में। आपका टाइम जो है वो कंज्यूमिंग मतलब टाइम आपका कम यूटिलाइज होगा। दीज आर द डिसीजन मेकिंग इन टीम्स। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन, जिसमें आपने कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट में मतलब आपका क्लियर पर्पस होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट करना है प्रॉपर फॉर्म, आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, फेस टू फेस टॉक करना है, फ़ोन कन्वर्जेशंस करनी है, ईमेल्स करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, या आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, ठीक है, जो भी सजेशंस हैं उनको वेलकम करना है, एंड कीप द कम्युनिकेशन चैनल ओपन। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये वाला लेक्चर अभी यहाँ पर एंड होता है, उसके बाद हम एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ आवर सेकेंड लास्ट लेक्चर विच इज़ 15th लेक्चर। टोटल आपके 16 लेक्चर्स हैं। उसके बाद आज तो हम करेंगे सेकेंड लास्ट लेक्चर, उसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक जो है रहेगा 16th लेक्चर का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो so that I can start another lecture. Please raise your hands if you want to ask any question. Yes, Dua. ठीक है। रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता क्या है। रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज जनरली यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग फॉर न्यूमरस प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन इंजीनियरिंग व्हेन एन एडुकेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। रैशनल डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास न्यूमेरस मतलब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ जाते हैं किसी भी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में,
और तब यूज किया जाता है जब हमारे पास बहुत एडिक्वेट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट की इंफॉर्मेशन उसके बारे में मौजूद हो। सबसे पहले पॉइंट आप ये याद करें कि रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसी भी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तब यूज किया जाता है जब आपको हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्रिएट हो रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट में, या फिर उसके बारे में आपको हद से ज्यादा आपके पास नॉलेज या इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद उसके रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह उसके जो है किस तरह आपने डिफाइन करना होता है, किस तरह आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। ओके, तो सबसे पहले कहता है कि असेस द अपेरेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिम्टम्स ऑब्जर्व। सबसे पहले आपने आपके पास जो अपेरेंट प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, जो भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, आप उससे जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले उसको असेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कलेक्ट करेंगे फैक्ट्स, व्हाट, हाउ, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई फ्रॉम पीपल हु हैव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड। उसके बाद जब आपने देख लिया कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई कंफ्यूजन है आपको, आप कोई न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा या आपको समझ नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो फिर आप देखेंगे कि कौन लोग कहाँ पर, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम सर्च नहीं करते कि इस पे ऑलरेडी अगर काम हुआ है तो हम उन लोगों से कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें भी सेम यही है कि आपने पहले अपनी जो है वो प्रॉब्लम को देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स कौन से, आपको क्या लग रहा है कि अगर आप इसको सॉल्यूशन इसका क्या है, हम जब इस पे काम करेंगे तो ये मसले हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो लोगों को नॉलेज है इसके बारे में, इसमें लिखा है कि फ्रॉम पीपल हु हैव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, जिनको इनके प्रॉब्लम के बारे में जो भी नॉलेज है आप उससे कांटेक्ट करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। फिर आपने डिफाइन करनी है रियल प्रॉब्लम के मसला एग्जैक्ट कहाँ पर है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्म, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू मेजर सक्सेस। सक्सेस लेने के लिए ऑब्वियसली आपको पहले उसकी प्रॉब्लम डिफाइन करनी होगी। ठीक है, जो भी उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के थ्रू, स्ट्रेटेजीज के थ्रू या पॉलिसीज के थ्रू, जिस तरह भी आपको डिफाइन करनी है उसकी रियल प्रॉब्लम। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऑब्वियसली जब आप डिफाइन करेंगे रियल प्रॉब्लम, आपने कुछ मैट्रिक्स वगैरह यूज करके किसी नतीजे पे तो आप पहुंचेंगे। उसके बाद फिर आपने डेवलप करने हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स, जो आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, तीन ऑप्शंस आ गए, उन ऑप्शंस में से आपने ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जब ऑल्टरनेटिव्स वगैरह चूज कर लिए, आपने उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद वो सॉल्यूशन आप किसी भी चीज पे डिपेंड कर सकते हैं, लॉजिकल प्रोसेस होता है जो आपका, और उसके बाद इट मिनिमाइजेस द रिस्क। ठीक है, जब आपने सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, आप प्रोसेस के थ्रू, स्ट्रेटजीज के थ्रू, किसी भी स्टैंडर्ड्स के थ्रू आप उसको मिनिमाइज करें, जो भी उसका रिस्क आपको लग रहा है कि ये मसला हो सकता है सॉल्यूशन निकालने के बाद। और आखिर में आपने उस सॉल्यूशन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके। इन दी एंड आपने एवेल्युएट करना है अपने उस प्लान को, अपने उस सॉल्यूशन को आपने एवेल्युएट करना है डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह यूज करके। I guess I'm now clear to you all. Please raise your hand if you want to ask anything. Wait. Yes, Amjad. Please ask if you want to ask anything. किसी को कुछ पूछना है? Should I start the new lecture? I think I should start the new lecture. ये I think lecture आपको समझ में आ गया है।
इसमें हमने लीडिंग के बारे में पढ़ा है, लीडरशिप एक्टिविटीज़ है हमारे पास, ठीक है। लीडिंग जो एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं उनके बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह टाइप्स क्या है डिसीजन मेकिंग के बारे में। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि क्राइटेरिया क्या है अच्छा डिसीजन लेने के लिए। फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हमने डिसीजंस लिए पढ़े हैं स्टाफ और मैनेजर के बारे में, डिसीजंस मैनेजर कौन से लेते हैं। फिर हमने पढ़ा है रैशनल के बारे में। अब हम एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Do you want to ask anything? Please let me know. आप लोगों ने न्यू लेक्चर पढ़ना है तो हम अभी न्यू लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपका सिर्फ लास्ट लेक्चर रहेगा। प्लीज इस लेक्चर में से फिर क्वेश्चंस करें, आपको क्या पूछना है, आपको क्या समझ में आया, तो फिर हम कल जो है आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर कर लेंगे कवर। जो आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है विच इज 15th लेक्चर, वो 2-3 टॉपिक्स उसमें से हम कवर करेंगे, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स एज इंजीनियर्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अगर मैनेजर्स इंजीनियर्स हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजर्स की एज अ क्लाइंट, ठीक है, या फिर टू द क्लाइंट्स उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयज की तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो हम अपने 15th लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद आपका एक लास्ट लेक्चर रह जाएगा विच इज जो आपका 16th लेक्चर है, वो मैं सोच रही हूँ कि हम 16th लेक्चर में से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करें और कुछ टॉपिक्स आपके असाइनमेंट में आ जाएं। एग्जाम्स के हवाले से जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई आउटलाइन होगी, अभी तक आपका एग्जाम्स का कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी भी नहीं बताया एग्जाम्स का, तो वी आर नॉट श्योर। जी, आप लोगों की सेकेंड असाइनमेंट भी होगी, वो मैं लास्ट लेक्चर में से दूंगी, जो कि 16th लेक्चर आपका होगा। आपके पोर्टल पे आपने देखा होगा, LMS के पोर्टल पे आपके लेक्चर्स जो हैं वो 13 से मुझे अपलोड करने हैं। 13th, 14th, 15th एंड 16th, ये 4 लेक्चर्स होंगे जो आपके अपलोडेड फिलहाल नहीं है। बाकी आपके 13th से पहले सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, मतलब उनकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और उनकी लिंक भी मैंने LMS पे दे दी है। किसी ने कुछ पूछना है? कल हम अपना 15th लेक्चर करेंगे, सही है, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स एज इंजीनियर्स वगैरह ये कुछ टॉपिक्स हैं 2-3, वो कवर करेंगे। फिर 16th लेक्चर जो है वो आपकी आधी असाइनमेंट होगी और आधे टॉपिक्स हम कवर करेंगे क्लास में ही। जैसे ही आपके एग्जाम का पता चल जाता है तो एक आउटलाइन आपको मिल जाएगी सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, जो 1 से 16 तक आपके लेक्चर्स हैं, और फिर उसी में से ही आपका पेपर आएगा इंक्लूडिंग द असाइनमेंट्स।
नहीं, पीडीएफ स्लाइड सारी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मतलब जो लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारे एलएमएस के पोर्टल पे अवेलेबल हैं। रही बात आपकी जो वीडियोस की, तो वीडियोस भी मैंने 12th लेक्चर तक मैंने वीडियोस की लिंक भी दे दी है, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, लिंक भी मैंने एलएमएस पे पोस्ट कर दी है। लेकिन 13th 14th 15th 16 ये 4 लेक्चर्स हैं जिनकी मैं करूँगी। फर्दर स्लाइड्स नहीं है, यही स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, और इन्हीं स्लाइड्स से के हवाले से जो आपका यूट्यूब का एक वीडियो बनी हुई है वो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फर्दर स्लाइड्स नहीं है, बस यही स्लाइड्स हैं, इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। दुआ, आपको लेक्चर समझ में, टॉपिक समझ में आ गया? ओके, आप लोग चैट में फजूल बात ना करें, काम की बात है तो आप पूछें, क्या पूछना है आपको लेक्चर के हवाले से। ओके, सो जो क्वेश्चंस अभी आपको इस लेक्चर के हवाले से नहीं है, तो हम कल जो है वो अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 15th लेक्चर। आज जो है हमने रीडिंग के बारे में पढ़ा है। लेक्चर्स आपके इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे आपके यूट्यूब पे भी, और आपके एलएमएस पे आपकी लिंक आ जाएगी। आप लोग प्लीज पढ़िएगा अपने लेक्चर्स, और यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन इजीली मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।